हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कौर मिश्रा आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा था लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में देखा था। तो मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट हैं वो कंप्लीट हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल से ही समझ सकते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट के लिए न्यूमेरिकल लगाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस CTQ की इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। तो आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, जो कि पहले भी क्लास में हमने देख रखा है न्यूमेरिकल। तो आज हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, साथ ही साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की मैं यदि बात करूँ, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो आप कहेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो रेशियो है वो है रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो यदि हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो आप कहेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये रेशियो है। अ, ये रेशियो है इसका नॉर्मल स्ट्रेस, इसका रेशियो है नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। आप कह सकते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेकिन कभी कभी हमारा ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बल्क मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स बाई के, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है, ये नॉर्मल स्ट्रेस की जगह ना कई चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। यदि मैं नोट पे लिख देता हूँ कि या तो ये बोल सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, तो भी बात तो वही है, ये तो मैंने पहले बोला ही है। नॉर्मल स्ट्रेस की जगह ये अ, हो सकता है कि हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस बोल दें। क्या बोल दें? हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। तो भी बात यही है, या फिर बोल दिया जाए प्रेशर। क्या बोल दिया जाए? प्रेशर। ये तीनों बात एक ही है। जो नॉर्मल स्ट्रेस है वही हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, उसी का नाम यूज करते हैं, उसी को हम प्रेशर यूज करते हैं। तो ये बल्क मॉडुलस, यदि हम बात करें तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। लेकिन अभी इसे थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा डीप में हमें ये देखना होगा कि एक्चुअली में इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसे डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक बॉडी लेना होगा, कोई मैं क्यूबिकल बॉडी ले लेता हूँ जिसका वॉल्यूम V है और सरफेस एरिया A है। उसके सभी साइड से क्या लग रहे हैं, प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर लगने की वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। तो ये सब अरेंजमेंट हम देखते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर जो बल्क मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं, बल्क मॉडल्स जो है वो क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक बॉडी ले रहे हैं। वो बॉडी कैसा है, क्यूबिकल बॉडी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक क्यूबिकल बॉडी मैंने लिया। ठीक है। क्यूबिकल बॉडी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक क्यूबिकल बॉडी। ये हमारे पास
एक क्यूबिकल बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक क्यूबिक, ये हमारे पास एक बॉडी है। ये जो बॉडी है वो क्या है, लिक्विड में सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड, ठीक है। ये हमारे पास एक क्यूबिकल बॉडी है और ये बॉडी है पूरी तरह से जो है लिक्विड में सबमर्ज्ड है। लिक्विड में क्या है, सबमर्ज्ड। लिक्विड में सबमर्ज्ड होने की वजह से क्या हो रहा है, इसकी सभी जो छः के छः साइड होंगे ना, सभी साइड से क्या लग रहा है, इसमें प्रेशर लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है, यदि आप देखें तो इस डायरेक्शन में भी प्रेशर लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी प्रेशर लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है। ये चार डायरेक्शन तो ये हो गया, पांचवा जो हो गया ये हो गया, और हमारे पास छठा एक डायरेक्शन ये हो गया। ये सभी डायरेक्शन क्या लग रहे हैं, प्रेशर लग रहे हैं। तो प्रेशर लगने की वजह से इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो वी था, और प्रेशर लगने की वजह से इसमें डेल्टा वी वॉल्यूम का चेंजेस आया। तो हमने क्या किया, कंसीडर अ बॉडी, ने क्या बोला यहाँ पे, कंसीडर अ बॉडी, ने बोला कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर अ ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम वी, इसका वॉल्यूम क्या है, वी है, और सरफेस एरिया जो है वो ए है, एंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या है, ए है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, इस पे सभी साइड से प्रेशर लग रहा है, तो मैं कह सकता हूँ सबमर्ज्ड, क्या बोला मैंने, सबमर्ज्ड इन लिक्विड, सबमर्ज्ड इन लिक्विड, एंड प्रेशर पी, pressure P is acting at all side, सभी साइड्स पे प्रेशर P क्या लग रहे हैं, एक्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो क्या है, डेल्टा वी है, और जिसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, बल्क मॉडुलस डेवलप होगा। तो तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ तक आने के बाद मैंने कहा कोई बॉडी भी है, एंड चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, इन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी ड्यू टू प्रेशर P इज डेल्टा V। प्रेशर P की वजह से जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो क्या वॉल्यूम है, वो डेल्टा V है, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हो जाएगा। अच्छा देखिए, बेसिकली समझना क्या है, नॉर्मल हमारे लास्ट टाइम पे जब हमने स्ट्रेस की बातें किया था, स्ट्रेस में मैंने आपको बताया था कोई एक बॉडी है, उस बॉडी पे क्या है, लोड आपने लगाया, फोर्स लगाया, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशंस हो रहा है। डिफॉर्मेशंस को रजिस्ट करने के लिए बॉडी ने क्या डेवलप किया, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, और वो जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया था उसी को हमने क्या बोला था, स्ट्रेस। अब हम, तो ये स्ट्रेस हमें समझ में आ गया। अब फिर हमने देखा था कि जो हुक्स ने एक लॉ दिया था, उस लॉ में उन्होंने कहा था कि स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद इन इलास्टिक लिमिट, और जब नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का रेशियो देखते हैं तो हमारे पास आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा बॉडी है, वो बॉडी जो है लिक्विड में सबमर्ज्ड है या फिर कुछ इस तरह से, उसके पूरे सभी साइड्स पे, सभी सरफेस एरिया पे क्या लग रहा है, इक्वल प्रेशर लग रहा है, या कह सकते हैं इक्वल स्ट्रेस लग रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं डेल्टा बी, तो उस बॉडी में क्या होता है, बल्क मॉडुलस जनरेट होता है। ये जो बल्क मॉडुलस होता है ये क्या हो जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और आपको एक चीज़ पता होगा, यदि मैं प्रेशर को डिफाइन करूँ तो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो है स्ट्रेस जो है प्रेशर के बराबर है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, या फिर हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमने नॉर्मल स्ट्रेस ले लिया और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ को मैंने ईवी से डिनोट कर। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, ये नॉर्मल स्ट्रेस जो है प्रेशर के एग्जैक्टली बराबर है, और हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन
ओरिजिनल वॉल्यूम, लेकिन ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम इसमें डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाता है। और यहाँ पे ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगा, माइनस पी बी अपॉन डेल्टा, क्या हो गया, माइनस पी बी अपॉन डेल्टा बी। तो ये देखा हमने कि आसानी से हमने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने देखा। और ये जो है ये के इक्वल टू माइनस पी बी अपॉन डेल्टा बी, जहाँ पे जो के है वो क्या है, के है बल्क मॉडुलस वेयर, के क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और पी क्या है, पी जो है वो है अप्लाइड प्रेशर। तो फिर आप कर सकते हैं अप्लाइड प्रेशर कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर कर सकते हैं, या फिर प्रेशर ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये अप्लाई प्रेशर तो कहीं ना कहीं अप्लाई ही होता है। ये एक्सटर्नल, ये अपने अपने का बोला प्रेशर है। पी जो है वो क्या है, इनिशियल है ओरिजिनल वॉल्यूम, हमने बोल दिया, क्या बोल दिया, ओरिजिनल वॉल्यूम। और डेल्टा बी जो है वो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, क्या है, चेंज इन। अब एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो आप कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये आपने यहाँ पे हमने आसानी से हमने ये भी देखा था कि के इक्वल टू जो है वो क्या है, के इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बी, जो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिनोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम बात कर रहे हैं किसकी बातें करने जा रहे हैं, अब हम बात यदि करने जाएं कि इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट देखो बहुत ही आसान है, आपको बस ध्यान देना थोड़ा सा। यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस। यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस की आप बात करें तो हमने देखा कि बल्क मॉडुलस जो है के है, ये क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन बी, ये जो है स्ट्रेस है। और स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आपका ये पास्कल में, ये सब किसकी यूनिट है, ये एसआई में यूनिट है। और इसी की यदि हम यूनिट किस में बात करें, सीजीएस में, तो ये क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किस में यूनिट है, ये यूनिट है सीजीएस में। लेकिन यदि मैं बात करूँ इसका, तो ये जो हमारे पास टर्म होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इसीलिए जो बल्क मॉडुलस का भी यूनिट होगा ना, वो किसके सिमिलर होता है, ये जो स्ट्रेन होता है ये कैसा होता है, यूनिटलेस, क्या होता है, यूनिटलेस। तो जो हमारा बल्क मॉडुलस का यूनिट है ना, वो सिमिलर टू स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पे हम नोट में लिख भी सकते हैं, नोट में हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस, यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस इज सिमिलर टू स्ट्रेन, सॉरी, इज सिमिलर टू स्ट्रेस। किसके सिमिलर होता है, स्ट्रेस के सिमिलर होता है। तो यहाँ पे हमने बल्क मॉडुलस का यूनिट देख लिया। अब एक चीज़ और, यदि यहाँ पे आप बातें करना चाहें कि बल्क मॉडुलस का डायमेंशंस क्या होता है, सेम वही जो जो प्रेशर का डायमेंशंस होता है, जो स्ट्रेस का डायमेंशंस होता है, वही हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये बिल्कुल आसान सी बातें थी। यहाँ पे हमने देखा कि एसआई में इसका यूनिट क्या होगा, सीजीएस में यूनिट क्या होगा, ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंप्रेसिबिलिटी की बातें आती हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी यदि डिफाइन करना चाहो आप, तो आप कह सकते हो कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है ना, जो यदि आप इसको रिवर्स कर दीजिए, वही क्या होता है हमारे पास, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी को यदि हम मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, मैं कह सकता हूँ कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, 1 अपॉन, मतलब यदि आप बल्क मॉडुलस यदि आपको पता है तो उसी को आप रिवर्स कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी है, क्या आ जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। तो ये हमने कंप्रेसिबिलिटी देख लिया। अच्छा एक चीज़ और, बल्क मॉडुलस जो है ना, बल्क मॉडुलस यदि मैं यहाँ पे नोट में बातें करना चाहूँ, तो बल्क मॉडुलस जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस,
सभी के लिए डिफाइंड है, सभी के लिए डिफाइंड है। और यदि इसकी वैल्यू की बात करें तो बल्क मॉडुलस नोट में मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, तो नोट में हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ के फॉर सॉलिड, द वैल्यू ऑफ के फॉर सॉलिड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, is always greater than value of k for liquid and is also greater than k for gases। मतलब सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है बल्क मॉडल्स की वो सॉलिड के लिए होगा, फिर लिक्विड के लिए होगा, फिर गैसेस के लिए। अच्छा, इसका मतलब समझने के लिए आपको थोड़ा सा आसान होगा कंप्रेसिबिलिटी से। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कोई जो आपका सब्सटेंस है, मैटर है, वो कितना ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। तो यदि मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करूँ तो कंप्रेसिबिलिटी जो है ना, कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी जो है गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। उसके बाद कह सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी जो है किसकी होगी, लिक्विड की होगी। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी, सॉलिड की होगी। तो आप जानते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा उनमें गैप होता है, लेकिन गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से गैसेस जो हैं वो कैसे हैं, गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल है। कैसे हैं, हाईली कंप्रेसिबल। और इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू होगी वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाईली कंप्रेसिबल होगा। ठीक है। और जो सॉलिड होता है वो भी क्या होता है, सॉलिड को यदि हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं, और लिक्विड को भी हम इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। लेकिन कुछ केसेस में, या फिर कहेंगे अंडर अंडर सर्टेन केसेस, यदि हम स्लाइटली वेरी करें प्रेशर टेम्परेचर को, तो लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है। लेकिन यदि नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर की बात करें तो लिक्विड को भी हम बिहेव करते हैं, या फिर हम एज्यूम करते हैं एज ए इनकम्प्रेसिबल। ठीक है। तो ये आपने कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे देखा, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हमने देखा। अब यदि हम कंप्रेसिबिलिटी की डायमेंशंस की बात करें, इसकी बात करें डायमेंशंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, या फिर यूनिट की मैं बात करूँ, यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट की बात करें तो आप जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ, कंप्रेसिबिलिटी जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस में आपने देखा था कि बल्क मॉडुलस की जो यूनिट थी वो क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। या फिर आप कह सकते हैं ये जो इसकी यूनिट होगी वो कौन सा यूनिट होगा, एसआई में यूनिट होगा। और यदि मैं सीजीएस में यूनिट की बात करूँ कंप्रेसिबल का, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम। ये जो यूनिट हो जाएगा वो किस में होगा, ये यूनिट हो जाएगा सीजीएस में। किस में हो जाएगा, सीजीएस में, सीजीएस। अच्छा ठीक है, यूनिट तो हमारे पास आ गया। यदि मैं डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशंस कैसे देखेंगे, तो डायमेंशंस में यहाँ पे सबसे पहले आपको बल्क मॉडुलस का दिखाता हूँ। तो बल्क मॉडुलस का डायमेंशंस आप जानते हैं, बल्क मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होता। अब यदि फोर्स की बात करें तो ये क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। अब मास की बात करें तो मास का यूनिट जो होता है एम लेके चलते हैं, और एक्सेलरेशंस का एल टी टू द पावर -2, और एरिया क्या हो जाता है एल स्क्वायर। तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बल्क मॉडुलस का जो यूनिट आ जाता है वो आ जाता है एम एल टू द पावर -1 और टी टू द पावर -2। सिमिलरली ये डायमेंशंस ऑफ किस क्या हो गया, डायमेंशंस ऑफ बल्क मॉडुलस हो गया। लेकिन अब यदि हम फिर से बात करें, ये किसका हो गया, के का। अब यदि मैं बात करूँ डायमेंशंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का क्या डायमेंशंस होगा तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने देखा डायमेंशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, डायमेंशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के यदि डायमेंशंस देखें तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, m टू द पावर -1 l
T⁻²। ये किसका हो गया? डायमेंशंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। बहुत ही ज़्यादा आसान था। और अभी हम न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, फिर हम देखेंगे गिवन डेटा क्या क्या दिया गया है। उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, क्या फार्मूला में यूज करना है और क्या फाइंड आउट करना है। इन्होंने कहा सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r = 10 सेंटीमीटर। तो गिवन डेटा क्या दिया गया है? गिवन उन्होंने r कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर P = 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो P जो है वो कितना हो गया? 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में क्या दिया गया? फिर दिया गया डिटरमाइन द कॉन्सिक्वेंट चेंज इन वॉल्यूम। ये आपसे पूछ के आ रहे हैं, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। when the bulk modulus of the material of the sphere is equal to, bulk modulus k की वैल्यू इन्होंने दिया है, कितना है? 3.14 10⁻11 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आसान है। तो इसमें क्वेश्चंस में हो क्या रहा है? क्वेश्चंस में बेसिकली इन्होंने ये बोला देखिएगा कि इनके पास कोई एक स्फीयर है, उसका जो रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, और इसमें सभी साइड से इक्वल प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम चेंज होगा। और वो वॉल्यूम कितना चेंज होगा यही हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कितना चेंज होगा यही हमें कैलकुलेट करना है। सभी साइड से प्रेशर लग रहा है। और हम जानते हैं, वी नो डैट बल्क मॉडुलस जो होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो क्या होता है? K भी हमने देखा था, K = PV/डेल्टा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा V = क्या हो जाएगा? PV/K। ठीक है। तो P की वैल्यू यदि बात करूँ तो P यहाँ पे दिया गया है 5 × 10⁸, और V यहाँ से V देखेंगे। V की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे R दिया गया है। V = क्या होता है? 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³। और R की जो वैल्यू है इसे हम मीटर में कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वॉल्यूम की बात करो तो मैं तो 4/3 पाई R की जगह मैंने 0.1 यूज किया, 0.1⁻³ ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम का ये हमने इक्वेशंस यूज कर लिया। के की वैल्यू दिया गया है, के की वैल्यू कितना दिया गया है? 3.14 10⁻11। ठीक है। तो यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम जो है वो कितना आ जाएगा, ये देखिएगा। लास्ट ये अभी आपको न्यूमेरिकल लगाना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं आपको कैलकुलेशंस विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो बड़े बड़े से इक्वेशंस होंगे, कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी, एक ट्रिक देने वाला हूँ जिससे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे आप बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पे इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये जवाब आएगा 6.67 10⁻⁻6 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा और हम कितना आसानी से इसको कैलकुलेट, क्योंकि पूरी तरह से फार्मूले पे बेस्ड था। ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड चेंज इन वॉल्यूम। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन में दिया बात की फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। इन्होंने पहली लाइन में बोल दिया कि वॉल्यूम में चेंज क्या होगा ये बताइए। तो चेंज इन वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। बाकी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं, जरूरत है तो थोड़ा पेशेंस और ध्यान से पढ़ने की। तो वॉल्यूम जो है वो कितना दिया गया है? वॉल्यूम विच इज़ 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इन्होंने पहले से दे दिया है। ऑफ वाटर विल अंडर गो वेन टेक्स फ्रॉम
द स्पेयर टू द बॉटम ऑफ लेक्स 100 मीटर डीप। इन्होंने कहा एच की वैल्यू दे दी है 100 मीटर। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। गिवन वॉल्यूम और इलास्टिसिटी ऑफ वाटर इज, इन्होंने के की वैल्यू दे दिया है, वो कितना है 22,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेसिकली इन्होंने इस क्वेश्चन में ये बोला कि हमारे पास कोई एक लेक है और उस लेक के बिल्कुल बॉटम पे क्या है, उस लेक के बिल्कुल बॉटम पे हमारा एक स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है। और ये जो लेक की गहराई है, यदि इसकी गहराई की बात करें तो ये कितना है, ये 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। तो ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि बताइए कि इसके वॉल्यूम में चेंजेस क्या होंगे, वॉल्यूम में चेंजेस कितने होंगे। तो हमारे पास भी, अब यहाँ पे देखिए जो प्रेशर निकालना है ना, प्रेशर निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालने का फार्मूला होता है जो कि रो जी एच होता है। यदि रो ऑफ वाटर की बात करूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये रो ऑफ वाटर हो गया। जी की वैल्यू बात करूँ तो जी की वैल्यू 9.8 आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद है। रो इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया 1000, जी की जगह मैंने क्या लिख दिया 9.8, एच की वैल्यू पहले से दी रखी है 100। ये हमारे पास पी हो गया। अब के की बात करो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो के की वैल्यू 22,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। तो ये यहाँ पे इसे कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया 22,000 इंटू 1.013 10⁵, ये क्या हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, हम जानते हैं बल्क मॉडुलस जो के होता है वो क्या होता है पी वी अपॉन डेल्टा वी। और यहाँ से मैं यदि देखूँ डेल्टा वी की फॉर्मूला ये तो मैं निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा पी वी अपॉन के। तो हमारे पास पी भी है, वी भी है, के भी है, तो हम तुरंत जवाब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैंने बोला कि डेल्टा वी इज इक्वल टू, पी की बात करें तो पी कितना था, पी था 20,000 इंटू 1.013 10⁵। ये हमारे पास क्या हो गया पी, ये हमारे पास पी हो गया। वी की बात करें तो वी कितना है, वी हमारे पास 1 है, सॉरी तो के की वैल्यू है ना, के की वैल्यू इतनी 20। डेल्टा वी इक्वल टू, यदि मैं यहाँ पे रखूँ ये क्या हो गया पी वी अपॉन के। पी की वैल्यू रखें तो ये रो 1000, जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 9.8, रो जी एच की वैल्यू 100 और वी की वैल्यू कितनी हो गई 1। के की वैल्यू की बात करें तो 22,000 1.013 10⁵। इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास डेल्टा वी आ जाएगा। इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.4 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। अभी आप कैलकुलेशंस खुद से करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आप कमेंट्स करेंगे मुझे और मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे आसानी से कैलकुलेशंस किया जा सकता है बिना किसी टेंशन्स के। 11th 12th में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आप कैलकुलेशंस, आपको पूरा प्रोसीजर आता है, सब कुछ आता है, लेकिन कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं। उस कैलकुलेशंस के लिए मैं आपको अगली क्लास में बहुत बेहतरीन एक ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आपको बड़े बड़े से क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। लगातार देखते रहिए और बने रहिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।